अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर करैक्टर पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज जो है मैं आप सबके सामने एफआईए की जो इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आई हैं उनकी तैयारी का जो तरीका है वो बयान करूंगा कि किस तरह आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है इन टेस्ट के लिए, इंस्पेक्टर के लिए और एडी के लिए। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी तो बहुत करते हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन मसला ये दरपेश आता है कि उन्हें पता नहीं होता कि हमने तैयारी जो है वो किस समत के अंदर करनी है, हमने क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी। मोस्टली जो है वो ऐसी चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं कि जिनका सिलेबस से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, जो आपके पेपर में चीज़ें आ ही नहीं रही होती। तो इसलिए जो है मैंने आज की ये वीडियो बनाई है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखें, जो लास्ट टाइम जो है इंस्पेक्टर की बात करें अगर हम एफआईए, तो जो पेपर आया उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। अब देखें डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले तो देखते हैं कि 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन था। इसी तरह 20 मार्क्स की मैथमेटिक्स थी और 20 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स था और 20 मार्क्स की आपकी थी जनाब पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात। और जो बाकी के 20 मार्क्स थे उसके अंदर आपको उन्होंने जो डेली साइंसेस होती है ना, उनके क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है। अब देखिए मोस्टली जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना जो एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्टली लोगों के पास जो है ना इम्तियाज़ शाहिद वाली बुक है मौजूद। तो उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ले लें, और अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो अभी नए सिरे से तैयारी कर रहा है तो वो फिर 5 पेपर ले लें। और हाँ, ये उन्होंने मुझे कोई पेश ही नहीं किया इसके लिए, ये पेपर्स ठीक हैं, मतलब उसमें काफ़ी जो आंसर्स हैं वो गलत भी दिए होते हैं, लेकिन आपने जो है सिर्फ ये देखना है कि पैटर्न क्या है। पैटर्न देख के आपने अपने तौर पे तैयारी करनी है। तो सारे के सारे जो वहाँ पर जवाब दिए हैं उसमें काफ़ी गलत भी हैं, उनके ऊपर आपने रिलाई नहीं करना। तो अब देखें, ये तो आपका हो गया 100 मार्क्स का पेपर। मतलब वन पेपर होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100 मार्क्स का होता है और आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। समटाइम्स 2 आवर्स भी होते हैं, वरना 90 मिनट्स के अंदर आपने वो 100 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। अब देखें, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, और यही क्वेश्चन जो है ना वो बहुत रिपीट होता है। मुझे जो व्हाट्सएप पे लोग मैसेजेस करते हैं, यही क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछ रहे होते हैं कि सर काइंडली ये बता दें अब इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है इसकी। तो देखें, अब मैं आपको बहुत ही आसान एक ट्रिक बताने लगा हूँ कि कोई भी आप पेपर दे रहे हैं ना, उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने उसका निकालना है पास पेपर। कोई भी मतलब डिपार्टमेंट का पेपर दे रहे हैं और किसी भी डेजिग्नेशन का पेपर दे रहे हैं, आप उसका पास पेपर निकाल लें। मोस्टली एफपीएससी के जो हैं वो एफपीएससी के पेपर्स में मिल जाते हैं, वो अपडेट होते रहते हैं, मतलब उनके एडिशन काफ़ी सारे हो गए हैं अब तो आपने वो बुक ले लेनी है। फिर आपने क्या किया, आपने खोला सबसे पहले इंस्पेक्टर का जो पेपर है, जो लास्ट ईयर आया था, पिछली भर्ती के अंदर आया था, उसके भी काफ़ी सारे बैचेज़ होते हैं। तो मतलब उनके पास इतना अमला नहीं है और इतनी सहूलियात नहीं है कि वो सबका इकट्ठे टेस्ट ले सकें, तो इसलिए ना वो बैचेज़ नहीं लेते हैं। तो इससे एक नुकसान भी होता है कैंडिडेट को कि किसी का तुक्का लग गया और उसको वो चीज़ें आ गई उसके पेपर में जो उससे आती थी, और दूसरे पेपर में मुश्किल चीज़ें थी, तो वहाँ पे उसका लक चल जाता है। लेकिन खैर अभी हम इसके ऊपर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये तो एक सरकारी इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट जो एफपीएससी है। तो वो अपनी जो भी है जिस तरह पीपीएससी अपनी काफ़ी सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो अमेंड कर रहा है और जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिन्यू कर रहा है, एफपीएससी को भी चाहिए कि वो करे। खैर हमारी ये बहस नहीं है, वापस आ जाते हैं पेपर के ऊपर कि पेपर जो है वो किस तरह का मतलब होना चाहिए और प्रिपरेशन आपने कहाँ कहाँ से करनी है। सपोज़ इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो आपने वो कहाँ से करनी है। अच्छा, तो लास्ट डेज़ में मैंने एक वीडियो बनाई थी सिनोनिम्स के ऊपर के हाउ टू मेमोराइज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, तो उसको पहले देख लें। तो उस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि एफपीएससी और पीपीएससी जो है ना वो अपने पेपर्स के अंदर ये वाले क्वेश्चंस देती है लास्ट में, सिनोनिम्स भी देती है और एंटोनिम्स भी देती है। और जो मैंने प्रोसीजर बताया था आपको तैयारी करने का, उससे ये है कि आपके वो सिनोनिम और एंटोनिम के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखें, अब जब कोई एक कैंडिडेट देखता है ना कि 20 मार्क्स की इंग्लिश है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो 20 मार्क्स की है तो सारी की सारी ग्रामर है, या ग्रामर के अंदर जो उसे लगता है ना कि ये ग्रामर है, सपोज उसको लगता है कि टेंसेस हैं जो वो ग्रामर का हिस्सा है और बाकी चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है। तो इस तरह जो है वो इसके मार्क्स जो है जाहिर है उसको पूरे नहीं मिलेंगे। तो देखें, अभी जो लास्ट पेपर है ना जिसको मैंने एनालाइज किया है और आपको बता रहा हूँ कि आपने फिर उसको किस तरह देखना है। तो आपने इस तरह देखना है कि एक पेपर लिया, पहले क्वेश्चन देखिए उसके सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश का पोर्शन आ गया 20 मार्क्स का, उसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है। जिस पेपर को मैंने एनालाइज किया उसके अंदर जो पहला जो क्वेश्चन है वो था टेंस का। टेंस का था, उसके अंदर वो जो है ना वो दिया हुआ है कि हैज़ लगेगा, हैव लगेगा और आगे फर्स्ट फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो ये होगी टेंस की आपकी करेक्शन। तो आप इसका मतलब ये है कि जब आपने इंस्पेक्टर एफआईए का पेपर देना है तो आपको 12 टेंसेस के फार्मूलाज आते हों, ठीक है।
फार्मूलाज का भी अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो सबसे पहले तो फार्मूलाज अपने याद करें, याद हो गए। अब डजेंट मैटर कि यही वाला क्वेश्चन आए या कोई और क्वेश्चन वो दे दे जिसका जो प्रोसीजर है वो यही हो सेम, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है उसके अंदर क्या थे क्वेश्चन, दूसरे नंबर पे उसके अंदर था सिनोनिम। एक सिनोनिम था, फिर एक एंटोनिम, फिर 3 सिनोनिम और 4 सिनोनिम और 3 एंटोनिम। तो टोटल ये पहले जो 10 मार्क्स थे ना वो किस तरह कवर हुए, एक सेंटेंस करेक्शन हो गई और 5 सिनोनिम्स हो गई और 4 एंटोनिम्स हो गए। इस तरह आपका 10 मार्क्स का जो, अब हम क्या करते हैं, हम सिनोनिम एंटोनिम को छोड़ देते हैं तुक्के पे। तो अगर तो तुक्के पे छोड़ेंगे तो मेरिट में जाहिर है, अगर तुक्के लग भी गए कोई आपके तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे बजाय उसके कि जिसने सिनोनिम एंटोनिम की प्रिपरेशन की है। तो सिनोनिम एंटोनिम आपने लाजमी तैयार करने हैं, उसका जो तरीका मैं यहाँ नहीं बयान कर सकता, बहुत लंबा है, वो आप वीडियो में देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट था ना वो प्रीपोजिशन था, उसमें अपॉन लगना था, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको प्रीपोजिशंस आती हों, प्रीपोजिशंस के कोई आप कोई 150 200 वर्ड्स कर लें, आपको पता होगा कि एक वर्ड है मतलब बिलीव है, उसके साथ इन लगना है या वट एवर जो भी है ना, तो आप वो देख लें। तो 1 मार्क्स के लिए आपको ये जद्दोजहद करनी है। अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये कोई आसान काम नहीं है, इंस्पेक्टर आपने भर्ती होना है, वो भी FIA में या AD भर्ती होना है, तो जाहिर है उसके लिए आपको फिर उस लिहाज से प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको डिटेल तरीका बता रहा हूँ एक एनालिसिस किस तरह करना है अपने पेपर का, और फिर एनालिसिस करने के बाद उसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है। तो अभी देखें ये आपका एनालिसिस चल रहा है और मैं आपको बताता हूँ साथ साथ, मतलब आपको पता भी चल रहा है कि हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। 10 मार्क्स हमने देख ली है, उसके बाद जो 1 मार्क्स है ना, 1 मार्क्स का आया ईडीएम, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ईडीएम अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो 20 मार्क्स की इंग्लिश है वो अधूरी है। फिर 1 मार्क्स का आपका आ गया जनाब नरेशन, ठीक है, और 1 मार्क्स की आपकी आ गई वॉइसेस। नरेशन में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको या तो डायरेक्ट फॉर्म में दिया जाता है या इनडायरेक्ट में दिया जाता है, उसके आपको रूल्स आने चाहिए। अगर तो आपको रूल्स नहीं आते इसका मतलब आपका वो 1 नंबर गया। फिर 1 नंबर के आपके वॉइसेस के रूल्स हैं, वॉइसेस के रूल्स अगर जिसको एक्टिव पैसिव वॉइस कहते हैं वो आपको नहीं आते, 1 नंबर आपका और कम होता जा रहा है, ठीक है। अब देखें आप लोग जो करते हैं ना वो क्या करते हैं, वो आपने पाक MCQs की वेबसाइट खोली और करंट अफेयर निकाला, पाकिस्तान अफेयर निकाला और निकाली कंप्यूटर साइंस, और इन चीज़ों को आपने टिका के रट्टा मार लिया। इंग्लिश कब करोगे और कौन करेगा? इंग्लिश को अगर आप इग्नोर करते हो तो इसका मतलब है कि आप पेपर पास नहीं कर सकते। और इसके बाद दूसरी अहम चीज़ जिसको आप इग्नोर करते हो वो मैथमेटिक्स है। देखें 40 मार्क्स का पोर्शन कहाँ से आ रहा है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से। इन दो चीज़ों को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो बाकी 60 में से तो आपका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी देखें जिस तरह मैं अभी आपको इंग्लिश की मैंने मतलब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि हमारा वॉइस हो गया और नरेशन हो गया, इसके बाद ईडियम हो गया। हाँ, फिर एक आता है वर्ब की करेक्शन। उसमें ये होता है मतलब कि एक वो कौन से होते हैं अपना नाउन होते हैं जिसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब कलेक्टिंग नाउन के साथ कई लोग क्या करते हैं वो आर लगा देते हैं सपोज, तो ये भी गलत है, वो हेल्पिंग वर्ब आ गया ना। तो यूज ऑफ वर्ब जो है, वर्ब एरर जो है आपके, ये भी 1 मार्क्स के हैं। अब इस तरह आपका इंग्लिश का पोर्शन कवर हो गया, आपने उसमें से देख लिया कि ये चीज़ें आई हैं, मैंने ये चीज़ें ही प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिक्स को देखते हैं। मैथमेटिक्स एक बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है, तो इसके भी कोई एक नोट्स हैं मेरे पास, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे मैसेज करके वो भी ले सकता है। तो उसमें ये है, अब देखें 90 मिनट्स आपको दिए गए हैं ना 100 मार्क्स के लिए। इसका मतलब आपको कोई रॉकेट साइंस बनाने का फार्मूला नहीं दिया जाएगा और ना ही इसके बारे में आपसे कुछ पूछा जाएगा, ठीक है ना उन्होंने आपको कहना है कि जनाब 299 का पहाड़ा सुनाओ, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। उन्होंने क्या आसान आसान सी चीज़ें हैं जनाब, प्रोपोर्शनल रेशो हो गया, परसेंटेज हो गई, इसके अलावा आपकी अलजबरा के जो फार्मूलाज होते हैं वो हो गया, अंडर रूट वाले क्वेश्चन आपको दे देगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो होता है ना वो आपको वो दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें जो मैंने पेपर को एनालिसिस किया ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे परसेंटेज के, और वो 10 मार्क्स की परसेंटेज से उन्होंने पूछे हुए थे। अब एक ऐसा बंदा जो परसेंटेज को तुक्के पे छोड़ गया, उसने कहा यार खैर है 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे ना, वो छोड़ गया, अब वो कैसे उस पेपर को पास कर सकता है? तो आपने परसेंटेज को किया और क्या बोलते हैं एवरेज भी इसके अंदर होता है, और एक्सपोनेंट फॉर्म में जो होते हैं जिसे कुव्वत नुमा भी कहते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं मतलब 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 9 है तो इसका क्या बनेगा वगैरह वगैरह, तो ये अलजब्रिक फॉर्म में भी होते हैं। तो
ये मतलब इस तरह के आपके 10 मार्क्स परसेंटेज से निकल गए, 3 मार्क्स आपके एवरेज से निकल गए, और एक एक दो दो नंबर जो बाकी मतलब एक्सपोनेंट के थे कोई 2-3 नंबर। तो इस तरह आपने उसको वो तमाम मैथ करनी है, तो मैथ में ये पोर्शन करने हैं, अलजबरा करना है, अंडर रूट वाले क्वेश्चन करने हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले करने हैं, परसेंटेज करनी है और एवरेज करनी है। तो ये तमाम चीज़ें आप करेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स कवर होगी। अब हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। अब देखें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, तो उसके अंदर वो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपसे कर रहा है बॉर्डर का। वो कहता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है, जो करतारपुर राहदारी है, उसके इंडिया वाली साइड पे कौन सा सिटी है। तो बेसिकली हम बॉर्डर को देखते हैं, हम देखेंगे अब जो बॉर्डर्स एरिया है ना जितने भी, हम उनको प्रिपेयर करेंगे कि मतलब एक क्वेश्चन है जो वो बॉर्डर से आता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने पूछा यूएस और इंडिया की जो इलेक्शन का प्रोसीजर है या उसकी जो सीट्स होती हैं, तो उनके बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया। तो इसका मतलब हमें वो वाला भी क्राइटेरिया साथ लेके चलना है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया फीफा का, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, फीफा से आपने एक तो फीफा का आ गया, उन्होंने पूछा कि वो 2018 का कहाँ हुआ था, ठीक है, 2022 का तो पता है मोस्टली लोगों को। तो अब 2018 का आपने देख लिया, अब साथ में आप ये भी देखें कि कितनी टीम्स फीफा की खेलती हैं। एक क्वेश्चन को आपने पकड़ लेना, फीफा आपके पास आया, फीफा को पकड़ के अब आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे लिखा, विकीपीडिया खुल गया, विकीपीडिया खुलने के बाद हम देख रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है। स्टार्ट होने के बाद आप देखते हैं कि ये जो है कितने साल बाद होता है। फिर आपने देखना है कि इसमें कितनी टीम्स खेलती हैं। फिर आपने देखना है कि अभी रिसेंट जो हुआ है वो कहाँ हुआ है। फिर आपने देखना है जो पहला मैच हुआ है वो कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप ये सारी कर लोगे, आपका मतलब फीफा वाला क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम वास्ट कर देते हैं। सपोज बैचेस में पेपर आ रहे हैं और आपने देखा कि दूसरी बैच में जो है ना फीफा की जगह उन्होंने आईपीएल का कोई क्वेश्चन पूछ लिया या पीएसएल का क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है। अब मार्जिन देंगे, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा लगती है, हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स से कितने क्वेश्चन आए, आया एक क्वेश्चन आया या 2 क्वेश्चन आए। सपोज अगर 2 क्वेश्चन आए हैं ना स्पोर्ट्स से, तो हम कहेंगे यार हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्पोर्ट्स को वैसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये कब मुमकिन है, जब आप इसका अच्छी तरह एनालिसिस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आ गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपको आनी चाहिए। 1973 के क्वेश्चन की आपको ये बताना चाहिए कि कब बना, और इसकी जो खुसूसियात है ना, थोड़ी बहुत खुसूसियात हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, इसमें जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी। जैसे कि 73 में तो सिर्फ उर्दू थी, उससे पहले जो है वो बंगाली उर्दू दोनों जो आपकी सरकारी ज़बान थी, ठीक है। फिर अक्सर वो क्वेश्चन आ जाता है एक क्या नाम है, कोरम वाला, कि कोरम कितना है, वो 1/4 है गालबन। तो इस तरह के क्वेश्चन है। अभी 1973 का आपने एक क्वेश्चन देख लिया, और तो अब उसकी जो भी खुसूसियात है ना, आप आइन की वो पढ़ लेंगे, और इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन, या जो तीनों आइन है वो थोड़ा थोड़ा आपने उनको देखा, मतलब टच किन किन चीज़ों को किया आपने, बजाय इसके कि एक जो है 20-25 पेजेस का एक टॉपिक है जिसका नाम है अपना पाक ईरान रिलेशन सपोज, या पाक इंडिया रिलेशन, 20-25 का वो पढ़ने की बजाय आपने जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको पॉइंट्स, अभी आपको ऐसे लग रहा है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन ये आपकी एक बार की मेहनत है। फर्स्ट पेपर पे आप करेंगे, फिर जब फर्स्ट पेपर पे आपने ये मेहनत की ना, जो आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे, तो ये एक पेपर सॉल्व करने में आपको कम से कम जो है वो 8 से 10 दिन लगेंगे एक पेपर सॉल्व करने में। अभी आपके पास टाइम काफ़ी है, क्योंकि अभी तो लास्ट डेट ही क्लोज नहीं हुई, और उसके बाद एफपीएससी माशाल्लाह बहुत जो है वो तेज़ी से काम करता है। तो आपके पास अभी 6-7 माह हैं, तो अगर सही मानों में तैयारी करना चाहते हैं तो जो मैं आपको ये तरीकाकार बता रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, और बहुत सारे लोग इस तरह प्रिपरेशन करके वो जो हैं वो अपने पेपर पास भी कर चुके हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव का होता है, खैर वो अगर आप लोग ये पास करके, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको गाइडलाइन दूंगा। जिस तरह के एमओडी वाले जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव के कोई मेरे पास ग्रुप में कोई 12 से 1400 लोग थे, मतलब 2 ग्रुप मैंने बनाए हुए थे ना, तो उनके अंदर तो मोस्टली लोगों ने प्रिपरेशन की है। और अगर आप मेरी वीडियोस देखें एमओडी वाली, तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो मोस्टली मैंने लेक्चर बनाए थे ना, तो मोस्टली पेपर जो है वहीं से आ गया, सिर्फ ईडी को छोड़ के। ईडी के क्वेश्चन बड़े ट्रिकी से थे, बाकी जो थे मतलब सब इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट हो गया, एलडीसी, यूडीसी, ऑपरेटर, स्पेशल सिक्योरिटी सुपरवाइजर, ये जितने भी है ना, तो वो तकरीबन जो मैंने लेक्चर्स बनाए थे और उनको नोट्स भी बाकायदा प्रोवाइड किए थे, तो वहाँ से आ गया था। खैर अभी हम वापस आते हैं अपने उसकी तरफ। अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे, करंट अफेयर्स में, और उसमें हमने देखा कि ये चीज़ें जो है हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर सपोज एक जो है वो क्वेश्चन आ गया सी पैक के बारे में। अब उन्होंने अभी पूछा है कि सपोज वो पूछ लेते हैं कि सी पैक की कॉस्ट कितनी है। देखिए मैंने जो है ना सिर्फ मेन वर्ड वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है,
क्वेश्चन आपका जो भी है, अब आपने क्या करना है, अब आपने सी पैक सर्च करना है। सी पैक सर्च करके उसके अपने जो भी है हाफ पेज के या वन पेजर आप नोट्स बना लें, और जो जो मतलब वन पेजर तो बहुत ही मुश्किल से बनता है, छोटे छोटे आपने हकाइक लिखने होते हैं, ना कि कहानी लिखनी होती है। कहानियाँ डिस्क्रिप्टिव में लिखनी होती है, यहाँ पे सिर्फ आपने हकाइक इकट्ठे करने होते हैं। तो हाफ पेजर आपने बनाया, ठीक है, और आपने ऊपर लिखा सी पैक, आपने लिखा स्टार्ट कब हुआ, ये क्वेश्चन भी पिछले दिनों आया मोडी के पेपर में, ठीक है, आपने लिखा स्टार्ट कब हुआ, देखें कि पहले कितना इसका वो था, क्या बोलते हैं एस्टिमेट, क्या बोलते हैं उसका बजट, और अब कितना है, लागत जिसे कहते हैं, सॉरी, ठीक है। फिर आपने देखा कि कौन कौन से मंसूबे हैं वो इसके अंडर आ रहे हैं और कब कंप्लीट होने हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। एक सी पैक वाला आपको पता चला कि 1 नंबर का सी पैक से क्वेश्चन आता है। तो आप देखें अभी एक एक नंबर पे मैं इसलिए बहस कर रहा हूँ कि जब आप पास होते हैं या फेल होते हैं तो वो 1 नंबर से ही होते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी इस तरह की एक बहुत बड़ा मतलब सीन बना था कि 1 नंबर से मैं रह गया था और मुझे 3 दिन तक फिर नींद नहीं आई थी, और फिर मुझे उस दिन 1 नंबर की अहमियत का जो है वो अंदाज़ा हुआ था। खैर वो एक अलग कहानी है। अच्छा, एक फिर क्वेश्चन आ गया एपीएस इंसिडेंट के ऊपर, ठीक है, जो ये हुआ था पिशावर का इंसिडेंट, तो उसकी उन्होंने डेट पूछी हुई थी। डेट तो सबको पता है, ईयर्स में जो है ना लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 2014 था ना कि 15 था, तो वहाँ पे लोग हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, कहीं तो 16 भी लगा देते हैं। तो इसका मतलब इंसिडेंट जो है पाकिस्तान के अंदर जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं, कोई सपोज पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए हैं और इस तरह कोई भी मतलब नागहानी आफत आपके ऊपर आई है, तो उसको आप इसके अंदर शुमार कर लें कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपसे मतलब क्वेश्चन था ईस्ट पाकिस्तान के बारे में, 2 क्वेश्चन थे गालबन इसके ईस्ट पाकिस्तान के बारे में। तो वो मतलब आपने एक तो देखा कि ये ईस्ट पाकिस्तान के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें 1 यूनिट भी आ जाता है। मतलब 1955 में हुआ था ना इस तरह के, वो जो बंगाल था उसको एक सूबा, और जो पूरा हमारा यहाँ का जो मगरबी पाकिस्तान का उसको एक सूबा बना दिया था, और वो फिर बाद में जो है उसको डिमोलिश भी कर दिया था। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये मतलब ईस्ट पाकिस्तान बेसिकली, बांग्लादेश हम नहीं कह सकते। तो उस वक्त के जो क्वेश्चन थे, तो हम ये जो है अब क्या कर रहे हैं, हम एक अपना एनालिसिस करते जा रहे हैं, और इस तरह हमारे साथ साथ क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अगर वो कोई छोटी है मतलब बातें जो आपने नोट की हैं, तो वो वहीं पे आप बुक के आगे लिख लें जो आप पेपर लेंगे, और अगर बड़ी हैं तो अपने सेपरेट एक नोट्स बनाएं, और वहाँ पे जो है ये तमाम चीज़ें आप लिखते जाएं। अच्छा, इसके बाद जो है उन्होंने पूछी हुई थी एक लोकेशन, उन्होंने पूछा हुआ था पनामा सिटी जो है वो किधर है। अब पनामा का मतलब है, अब आपको पता होना चाहिए कि बाकी कंट्रीज़ के बारे में भी, ठीक है। एक बार मुझसे इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब 4-5 लोकेशंस जो है ना लगातार उन्होंने पूछी थी। पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा कि ब्राज़ील कहाँ है, दूसरे नंबर पे उन्होंने मुझे कहा कि मडागास्कर किधर है, फिर मुझसे उन्होंने पूछा था एल सल्वाडोर का पूछा था कि वो कहाँ पे है। तो अब देखें, ये अगर मुझे नहीं पता होती तो जाहिर है कि वहाँ पे मुझे बहुत लॉस होता। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर कितने कंट्रीज़ हैं। इसको याद करने का भी आसान तरीका ये है कि जो 2 मेन है ना जिसमें ज़्यादा हैं, एशिया है और अफ्रीका है, इनको आप छोड़ दें। ऑस्ट्रेलिया में तो एक ही है। फिर आप देखें जनाब, जो नॉर्थ अमेरिका उसके अंदर 23 हैं, मतलब कम है। साउथ अमेरिका उसके अंदर 12 हैं, मतलब वो भी कम है। तो इस तरह के आप याद कर लें ये वाले जिनके अंदर कम है। तो इससे ये होगा कि कल को आप तुक्का भी लगाते हैं ना, आपको उसमें लगाने में आसानी होगी। आप देखेंगे यार साउथ अमेरिका में तो सिर्फ 12 कंट्रीज़ हैं, ये साउथ का तो है नहीं, साउथ वाला वैसे माइनस हो गया। ऑस्ट्रेलिया वैसे नहीं हो सकता। आपने देखा फिर 23 कंट्री जो आपने अमेरिका वाली याद की हैं, आपने उसको भी कांटा लगा दिया। एशिया की फिर मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो हम लोगों को पता है, मतलब ये हमारे साथ साथ ही है ना, तो हम लोगों को मोस्टली पता होता है कि ये कंट्री यहाँ पे है, तो वो हमारा हो जाता है। और बाकी जो है अब ऑप्शन कौन कौन से रह जाएंगे आपके, यूरोप रह जाएगा और अफ्रीका रह जाएगा। तो वो अकड़ बकड़ करके अगर आपको ना लगे तो आप लगा दें। ये मतलब ट्रिक्स होते हैं, जब आप चीज़ों को याद करें तो इन चीज़ों का मद्देनजर रखा करें। खैर, अब एक लोकेशन का आपका हो गया। फिर एक उन्होंने पूछा हुआ था यूएसए का जो है क्या होता है, वो कैपिटल क्या है अमेरिका का। तो वाशिंगटन डीसी है, सबको पता है, लेकिन हर बार इतना आसान नहीं आता, ठीक है। अभी जैसे मैंने मडागास्कर और एल सल्वाडोर का नाम लिया, तो इट इज़ पॉसिबल कि उन दोनों कंट्रीज़ के भी तो वो पूछ सकता है ना आपसे। तो मडागास्कर का अगर पूछ ले तो वो किस तरह आप उसको याद रखेंगे। एल सल्वाडोर का तो सैन सल्वाडोर है, खैर वो आसानी से याद हो जाते हैं। ये भी एक मैंने ट्रिक अपलोड किया है किस तरह जो मिलते जुलते हैं कैपिटल्स उनको याद करना है। तो ये चीज़ें लाजमी देखा करें। जो लोग ख़ास तौर पे जो है अभी जॉबलेस हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ना कि वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से तरीके से देखें। जिनके पास जॉब है वो तो भी इतना सीरियस नहीं लेते इन चीज़ों को, तैयारी वगैरह को। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था G20 समिट जो है वो कहाँ हुई। G20 समिट का मतलब है अब आपको जितनी भी G7 है, G5 है, SCO है, जितनी भी तंजीम है ना, अब उनकी लास्ट जो समिट हुई है ना आप उनको देखें।
कि कहाँ हुई है नंबर 1, और वो देखें डेट भी मोस्टली वो पूछ लेते हैं अक्सर कि और उसकी डेट क्या है। ठीक है, तो एक मार्क्स आपको मिलेगा तंजीम में से। इसको आप अब मतलब बुलेट्स बनाते जाएं कि मैंने तंजीम मतलब ऑर्गेनाइजेशंस लिखा, ये सारी मैंने करनी है, कैपिटल लिखा, ये सारे मैंने करने हैं। अभी सपोज इसके अंदर करेंसी का कोई नहीं है, वरना ये कैपिटल, करेंसी और लैंग्वेज, ये 3 चीज़ें जो है ना तमाम कंट्रीज़ की आपको लाजमी आनी चाहिए कोई भी पेपर पास करने के लिए। इसके नोट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज करके ले सकता है। अच्छा, अब इसके बाद मतलब अब कैपिटल आ गया और उसके बाद समिट्स आ गई। उसके बाद एक क्वेश्चन था, हाँ, करंट एयर चीफ कौन है। अब वो पूछ रहे हैं करंट एयर चीफ कौन है, तो इसका मतलब है वो आपसे करंट जो है वो कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का डेजिग्नेशन पूछ सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के सारे डेजिग्नेशन करने हैं आपने। ठीक है, नंबर 2 उन्होंने पूछा कि पहला फर्स्ट जो एयर मार्शल है वो कौन था, मुस्लिम का नाम भी उसने साथ दिया है। अब फर्स्ट जो है ना उसने सिर्फ अभी वैसे एयर मार्शल का नाम दिया, लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो करनी है कि पाकिस्तान में फर्स्ट इन पाकिस्तान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था पाकिस्तान का, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, उन्होंने मुस्लिम पूछा है, वो कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है, पहला क्रिश्चियन एयर मार्शल कौन था, वगैरह वगैरह। तो उसकी आपने सही एक डिटेल तैयार करनी है और ये आपकी चीज़ें कवर होती जा रही हैं। ठीक है, अब सपोज आप ये इस एक एक चीज़ को यानी कि फर्स्ट इन पाकिस्तान को एक दिन अगर दें तो एक दिन में आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। ऐसे ही है ना, एक दिन में आपने कैपिटल्स याद कर लिए, 2 मार्क्स आपने कर लिए। तो डेली बेसिस पे जो है आप अपने रजिस्टर पे खुद अपना एनालिसिस करते जाएं कि मैंने आज 1 नंबर की तैयारी कर ली इंस्पेक्टर की, प्लस अगले दिन मैंने कैपिटल्स याद की तो मैंने आज दूसरे नंबर की तैयारी कर ली। इसी तरह आप जो है आपको खुद पता चलेगा कि अब मैं इतने मार्क्स लेने के काबिल हूँ। ठीक है, बाकी लक भी बड़ा मैटर कर रहा होता है ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लक का क्या कि आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है, 100 के 100 तो तुक्के आपके नहीं लग सकते ना। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके। और इसके बाद आपका जो है उन्होंने पूछा हुआ था 1958 में आपका वो कौन, क्या क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन था। ठीक है, अब इससे आपने क्या अंदाज़ा लगाया, हमने पहले से लेके आखिरी तक प्राइम मिनिस्टर सारे देखने हैं, उनके टेन्योर देखने हैं और प्लस प्रेसिडेंट्स देखने हैं सारे। ये लिस्ट जो है आप हद मार के ना आधे घंटे में याद कर लेंगे। अभी मैं जो एक एक चीज़ ऐसे बयान कर रहा हूँ ना, आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसको आप जब करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसान लगेगा। अब ये लिस्ट है ना, आपने दोनों ले ली। ठीक है, कोई 20-22 आपको प्राइम मिनिस्टर और इससे कम ही आपको प्रेसिडेंट मिलेंगे। तो वो आपने मतलब देख लीजिए, 40 एक नाम है, वो आपने याद किया, आपको 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, एक एक नंबर पे लड़ाई होती है जी, एक एक नंबर से बड़ी बड़ी कहानियाँ जो हैं वो फिर जाती हैं। ठीक है, अभी दुनिया में जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको नज़र आ रही होंगी कहीं, जो बड़े बड़े डेजिग्नेशंस के ऊपर लोग बैठे हुए, तो वो कहीं ना कहीं किसी एक वोट से, किसी एक नंबर से, ठीक है, और इतने मार्जिन से ही वो रहते हैं और जो वो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कहीं कोई चेयरमैन शेयरमैन लगना तो 3-4 नाम चले जाते हैं, वो कहीं एक आधा नंबर उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इस तरह खैर, अब हम आते हैं, ये हमारे 60 मार्क्स हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट 20 मार्क्स पे। वो कौन सा था, वो है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स को अब आपने करना है, मतलब उन्होंने पोर्शन अक्सर बनाए होते हैं और अक्सर नहीं भी बनाए होते हैं। अगर वो नहीं बनाए होते तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये करंट अफेयर से आया है या पाकिस्तान अफेयर से आया है। ठीक है, ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जहाँ मर्जी से दे दे, अपनी प्रिपरेशन सारी की हुई है। तो वैसे जो मैंने मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट किया वो यही है। अब हम मतलब करते हैं ना उसका सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर अब हम आ जाते हैं। तो उन्होंने पूछा एक बुक का नाम, उन्होंने पूछा कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर किसकी बुक है। तो वो मतलब आपको पता ही होगा, यूँ खाने लिखी है। तो अब बुक से आप लगाएं कि वो एक बुक का भी पूछ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट मतलब अ, तो वो आप मतलब उनकी लिस्ट तैयार कर लें। और 50 से ऊपर बुक्स नहीं बनेंगी एक दिन में, फिर आपने वो 50 बुक्स याद की और आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, बेसिकली ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है, जो द लाइन ऑफ द सॉरी फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ये अलग अलग मैंने मिक्स कर रहा हूँ, खैर छोड़ो। अच्छा, तो मिक्सअप नहीं करते। तो आपने सिर्फ मतलब अब जैसे बेनज़ीर ने लिखी दुख्तरे, उसने मशरिक लिखी है गालिबन। ठीक है, तो अब उस बुक का आपको नाम पता होना चाहिए। तो इस तरह जो डिफरेंट बुक्स है ना वो आपने देख ली। इसके नोट्स भी मिल जाते हैं, शायद मेरे पास भी कहीं ना कहीं पड़े हों, तो वो भी अगर मेरे पास हुए तो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने अब बुक्स को प्रिपेयर कर लिया और आपने वो इजीली। अच्छा, इसके बाद जो है अब पाकिस्तान का जो इनकम है पर कैपिटा वो कितनी है, इससे क्या हमें पता चलता है कि जीडीपी जो है ना पाकिस्तान की
तो हमने वो प्रिपेयर करनी है। जीडीपी वाला टॉपिक लिखो साइड पे और उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। 1965 की वॉर जो है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसका मतलब अगर 65 की जंग का है तो 71 की जंग का भी आ सकता